आज का हमारा, भीमराव अंबेडकर ने महार सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? सही उत्तर है 1927 में। इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम सॉल्व करते जाएंगे सारे क्वेश्चन को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए 1927 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन महाराष्ट्र के वर्तमान रायगढ़ जिले के एक शहर महाड़ में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने की अनुमति दिलाना था, जो पहले केवल उच्च जातियों के लिए प्रतिबंधित था। वहां का चावदार तालाब होगा कोई, उसके लिए अनुमति दिलाना था। यह दलित अधिकार आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना थी और भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को उजागर करती है। अंबेडकर ने विरोध के दौरान मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिया, जो जाति आधारित भेदभाव के अपने अस्वीकार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर्स विधेयक 2024 किस पिछले बॉयलर्स अधिनियम की जगह लिए? क्लास सही उत्तर होगा बॉयलर्स अधिनियम 1923। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, तो खासकर क्वेश्चंस की। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर्स विधेयक 2024 बॉयलर्स अधिनियम 1923 की जगह लेना चाहता है, जो एक सदी से भी अधिक समय से लागू है। बॉयलर्स अधिनियम 1923 उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले बॉयलरों के संचालन, निरीक्षण और प्रमाण को विनियमित करता था, ताकि सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित हो सके। विधेयक को उद्देश्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा मानकों और औद्योगिक प्रथाओं में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए बॉयलर नियमों का आधुनिकीकरण करना है। इसमें बॉयलर से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए सख्त सुरक्षा मानदंड और अनुपालन उपाय शामिल हैं। यह पहल सरकार के पुराने विधियों में सुधार करने और औद्योगिक प्रथाओं को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ने में के व्यापक एजेंडों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का भारत की खाद्यान्न आयात पर निर्भरता पर क्या प्रभाव पड़ा? आप सभी को मालूम होगा कि हरित क्रांति 1960 के दशक में लागू हुई थी। तब भारत भुखमरी से जूझ रहा था उस टाइम पे। तो सही उत्तर हो खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी, क्योंकि हम पहले उस टाइम दूसरे देशों से खाद्य भोजन करने के लिए भी अनाज दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था उस टाइम पे, तो इसलिए इस पर जोर ज़्यादा दिया गया उस टाइम। भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई क्रांति के से कृषि उत्पादकता, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसमें उच्च उपज वाली किस्म HY के बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक और रासायनिक उर्वरक शामिल थे, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता संभव हुई। 1970 के दशक के अंत तक भारत एक खाद्य घाटे वाले देश था, जो कि लास्ट में मतलब अधिशेष वाला देश बन गया। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद की, खासकर जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक चुनौतियों के समय। इस चीज को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और दूसरे अध्यक्ष के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखना। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। मूल रूप से चुने गए 390 सदस्यों में से कुल 207 सदस्यों ने सत्र में भाग लिया, क्योंकि कुछ मुस्लिम लीगों ने, रियासतों ने, प्रतिनिधियों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया था उस समय, जिसमें जम्मू कश्मीर थी, हैदराबाद थी, ये वगैरह थी। संविधान सभा 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई थी, जिसे सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भेजा था उस टाइम पे। सभा में प्रांतों और रियासतों के सदस्य थे, जिन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया था। सभा का मुख्य उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करना था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पहले सत्र का महत्व। पहले सत्र ने संविधान सभा पर बाद की चर्चाओं और बहसों के लिए आधार तैयार किया था, इसी का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे के तापमान और दबाव पर किस पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? कमरे के नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, गैसीय पदार्थ की सबसे अधिक होती है, गैसीय और तरल पदार्थ की, क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, जबकि गैसीय में अंतराण्विक बल दूर दूर होता है, कि गैस में वो एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्मृति मंदाना किस खेल से जुड़ी हुई है? सही उत्तर है क्रिकेट से। स्मृति मंदाना क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं,
मंदाना को 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया था, चुना गया था। उसी के लिए राचेल एवो पेलेंट पुरस्कार जीता था उसने उस समय। और इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह आईसीसी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। महिला टी20 विश्व कप आईसीसी द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट जहां टीमें टी20 रूप प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करती है, जहां टी20 में हर एक गेंदबाज मैक्सिमम 4 ओवर कर सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि यह एक दो परीक्षाओं में आ चुका है पहली बार, पिछली बार पहले पूछ चुके हैं इसको एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा एक कार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? सही उत्तर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अपनी अनूठी विशेषता एक हारी के लिए जाना जाता है जहां एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई पात्रों को चित्रित कर सकता है, मतलब कई पात्रों की भूमिका निभा सकता है, वही एक भरतनाट्यम नृत्य में। इस चीज को भी ध्यान रखना है, मतलब वर्सेटाइल प्रकार की भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2024 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सितंबर 2024 तक भारत सरकार में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्होंने 7 जुलाई 2021 से यह पद संभाला है। शिक्षा के अलावा धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के भी जिम्मेदार रहे। उन्होंने समग्र और बहुविषयक शिक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य किया था, जहां वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार के लिए आप सब जानते होंगे कि उसका प्रमुख राज्यपाल होता है, तो सीधी सी बात है राज्यपाल ही नियम बनाएगा। इसका आंसर होगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये नियम यह निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य का कार्यकारी व्यवसाय किस प्रकार संचालित होता है और मंत्रियों के बीच कैसे आवंटित किया जाता है। ये नियम बनाते समय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 166(1) क्या कहता है, इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। 66(1) कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। 166(3) कहता है कि राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्यों के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है और थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले टोक्यो 2020 ओलंपिक में भी वे स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि उन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में भी पहली बार जीता था स्वर्ण पदक। पश्चिम बंगाल का कौन सा त्योहार मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर होगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले एक प्रमुख त्योहार है। दिसंबर 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसे इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों और सामुदायिक भागीदारी के लिए पहचाना जाता है, जो सामुदायिक सीमाओं को पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा आगा खान तृतीय। आगा खान तृतीय 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के अधिकारों की वकालत करने के लिए की गई थी। आगा खान तृतीय ने लीग के गठन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके शुरुआती कदमों और उद्देश्यों को मार्गदर्शन किया। उनका नेतृत्व 20वीं सदी के आरंभ में भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण था, व्यापक रूप में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आगा खान तृतीय ने। ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा अपनी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया था? सही उत्तर होगा मृणालिनी साराभाई। उन्हें उनकी नृत्य रचना में असाधारण योगदान के लिए 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम जो कि एक तमिलनाडु का नृत्य है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, सत्रिय असम का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का। ये ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य हैं जो 8 हैं, इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इनके नृत्य कलाकार उनके जो अवार्ड्स मिले उनके नृत्य को, उनसे संबंधित इनको एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा किसी दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस प्रकार के प्रवासन का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ग्रामीण से ग्रामीण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासन का सबसे सामान्य प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस प्रकार के प्रवासन में कुल आंतरिक प्रवासन का लगभग 47.4% भाग है। क्योंकि ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह कर लेती थी, इसीलिए ग्रामीण से ग्रामीण में विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करना है? सही उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त कर भारत की व्यवस्था स्थिरता के साथ विकास पर बल देना है। इस चीज को भी ध्यान रखना। इस योजना ने घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित करके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस चीज को भी ध्यान रखना। और इसमें इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भरता एक प्रमुख विषय है। चौथी परियोजना में हरित क्रांति के प्रयास भी देखे गए, जिसका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था, खासकर गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों में। क्योंकि उस पर उस टाइम भुखमरी आ चुकी थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। 1965 में भारत पाकिस्तान से हुआ था, पर 1971 में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना। बात की पंचवर्षीय योजनाओं में ध्यान केंद्रित किया, जैसे छठी परियोजना जिसने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी। सृजन को ध्यान रखना। इस चीज़ को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, शायद ही किसी चैनल पर मिलेंगे इतनी फैक्ट्स के साथ सीधे सीधे क्वेश्चन कराते जाएंगे, और वो शायद पर नहीं समझ पाते क्योंकि उनको भूल जाते हैं। इसमें फैक्ट्स के साथ सारी डिटेल्स बता रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, मतलब सब्सक्राइब कर दो अगर थोड़ी सी भी लग रही है तो। चलो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? इसको आप सभी, ये तो मतलब परीक्षा में मतलब आता ही रहता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 44वां संशोधन। आप जानते भी होंगे, अगर एक रिपीटर्स हो गए, अगर फ्रेशर हो गए तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था, जिसको बाद में 300A में कर दिया गया। भाग 44वें संशोधन से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में एक दबाव मुक्ति NBA स्वीकृत धातु सुरक्षा रिंग का व्यास कितना से मतलब इंच का होता है? तो सही आंसर होगा 18 इंच का। बास्केटबॉल में बास्केट के छल्ले का मानक है 18 इंच होता है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बास्केटबॉल कोर्ट आयाम। NBA खेलों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का मानक आकार लंबाई में 94 फीट और चौड़ाई में 50 फीट NBA खेल के कोर्ट का आयाम। फ्री थ्रो लाइन बैकबोर्ड से 15 फीट दूर है। 3 बिंदु रेखा की दूरी अलग अलग होती है। कुंजी के शीर्ष पर बास्केट से 23.75 फीट और NBA के लिए कोने में 22 फीट होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बास्केटबॉल का आकार। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना मिनट कहने से। पुरुषों के पेशेवर खेल के लिए विनियमन बास्केटबॉल की परिधि 29.5 इंच होती है और महिलाओं के लिए 28.5 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? सही उत्तर होगा भरत मुनि, ऋषि भरत मुनि ने, जिसको माना जाता है कि ग्रंथ 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। नाट्य शास्त्र के कुल 6000 श्लोकों के साथ 36 अध्याय हैं। इतना ही बस ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाने जाने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन। रुद्रदामन एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों पर शासन किया था उस टाइम पे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं। उनका शासनकाल गिरनार में प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख के लिए माना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। संस्कृत में लिखा गया है कि यह शिलालेख उनकी उपलब्धियों सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए बारे में विवरण देता है। रुद्रदामन के शासनकाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति और प्रभाव के चरम को चिन्हित किया है। शक्ति और कला के प्रति उनके संरक्षण के कारण उन्हें पश्चिमी क्षत्रपों के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.2 राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया? सही आंसर होगा अनुराग ठाकुर। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 13 अगस्त 2021 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आरंभ किया। यह आयोजन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय युवाओं को फिटनेस से मतलब तंदुरुस्त रखना एकदम। इस चीज को भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? इसमें मैं आपको जूडो से संबंधित रंग बता रहा हूँ, पर ऑप्शन में अगर जो नहीं होगा वो उसको आंसर होगा। इसके रंग हैं आमतौर पर सफ़ेद, पीला, नारंगी, हरा, नीला, भूरा और काला शामिल होता है जूडो में। इस चीज़ को ध्यान रखना, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं इससे अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य यही था कि समस्त भारत में समान रूप से विकास किया जाए, तो यानी कि समानता का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाव के लिए जादू के मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना थे। और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस बात ध्यान रखना, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है, मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों और प्रशंसा से युक्त है। इसे 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा गया है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त ऋग्वेद में। इस बात को ध्यान, 10,580 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। इसको भी ध्यान रखना। यजुर्वेद विभिन्न अनुष्ठानों और बलिदानों को करने की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल और कृष्ण में, श्वेत और काला। सामवेद मुख्य रूप से अनुष्ठानों के दौरान गाए जाने वाला राग और मंत्रों से युक्त है। सामवेद में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये भी मतलब शब्द लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कपड़े उद्योगों में कपड़े को सफेद करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कपड़े को सफेद करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार सूत्र दे के पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी समाप्ति से पहले समाप्त की जाने वाली योजना थी और क्यों? इसका सही उत्तर होगा 5वीं योजना, सरकार में बदलाव के कारण। क्योंकि आप जानते होंगे 1974 से 1978 तक यह 5वीं पंचवर्षीय चली थी, जो जनता सरकार ने बंद कर दी थी 1978 में, क्योंकि उस टाइम जनता सरकार आ चुकी थी, इंदिरा गांधी सरकार हट चुकी थी, और जनता सरकार के जो वो थे, मतलब PM थे, वो मोरारजी देसाई थे। उन्होंने फिर 2 साल के लिए रोलेट एक्ट लागू किया था। रोलेट एक्ट नहीं, सॉरी, रोलिंग प्लान के तहत 2 साल योजना चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो किन 3 राज्यों के त्रिजंक्शन पर स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के त्रिजंक्शन पर स्थित है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में जो भी क्वेश्चन है, मतलब ये साउथ में ये पर्वतमालाएं, पश्चिमी घाट और उत्तरी घाट, ये इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इनको भी मैं आने वाली 10 सीरीज में सबको कवर करा दूंगा, आपको एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। SSC GD की आने वाली 10 से 12 दिन में परीक्षाएं, इसको टारगेट रखते हुए ये सीरीज चलाई गई है। इसमें नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो 2637 मीटर, अगर फीट में दे दी जाए तो 8652 फीट है ऊंचाई पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखना। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो फिर मैंने इसको ले लिया। इसका आंसर है क्लेमेंट एटली। 1945 से 1951 तक ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो जाहिर सी बात है 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम ये क्लेमेंट एटली होंगे। और ये मतलब भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के तहत मिली थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। इस बात को ध्यान रखना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बार बार एग्जाम में आता है, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक घटक माना जाता है? सही उत्तर हो गोपनीयता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। इस पहचान की पुष्टि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में की थी। इस फैसले में माना गया कि गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का एक अभिन्न अंग है। गोपनीयता में व्यक्तिगत स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, हमेशा लागू रहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं ना, मतलब अपवाद, तो उनको एग्जाम में बार बार टारगेट किया जाता है। तो ये 20 और 21 को ध्यान रखना।
और इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तो आज की